जी, विवेक जी के पास आऊंगा, फिर जिगर भाई के पास। विवेक जी, महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत ट्रिकी है इस टाइम, क्योंकि एनसीपी तो खत्म हो चुकी है, जो है वो अजीत पवार के पास है। शरद पवार ने कहा था कि मैं दोबारा से खड़ा हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एक रेटोरिक होता है। अब उनके पास बाप बेटी के अलावा तो कोई बचा नहीं है। नवाब मलिक भी चले गए, अब तो इट्स ए डेड पार्टी। ले दे के एक सुप्रिया सुले आके फिर बारामती से जीत के चली जाएंगी, मैक्सिमम ये होगा। लेकिन कहीं अजीत पवार ने अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर दिया तो उनके भी लेने के देने पड़ जाएंगे। सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है महाराष्ट्र के अंदर। 48 सीटें हैं सर, ये डिसाइड करेंगे हिंदुस्तान का भविष्य क्या करेंगे सर। आपके हिसाब से महाराष्ट्र में क्या सिनेरियो इमर्ज हो रहा है? क्योंकि मेरा अपना अनुमान है कि शरद पवार इज डेड फोर्स राइज हो। अजीत पवार के पास सारी शक्तियां हैं, कैंडिडेट हैं, संगठन उनके पास चला गया है। शरद पवार अब इस 90 साल की उम्र में क्या खड़ा करेंगे सर? मुझे लगता है कुछ नहीं, और मे बी डिसप्रोपोर्शनेट सीटें भी मांग सकते हैं उद्धव से और कांग्रेस से, जो शायद उनको नहीं देनी चाहिए। मैं फिर भी आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा जी। हाँ दिनेश जी, जहाँ तक शरद पवार का सवाल है, ये कहना मेरे लिए आज मुश्किल है कि वो अपनी ताकत क्या पूरी तरह से गंवा बैठे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता। ये बात तो बिल्कुल सच है कि उनकी ताकत कम हुई है, और कोई इस बात से अगर इनकार करना चाहे तो सच्चाई से मुंह मोड़ने की कोशिश होगी। न सिर्फ शरद पवार की ताकत कम हुई है, बल्कि उद्धव ठाकरे की भी ताकत कम हुई है। अब वो कितनी हुई है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। संख्या के बल पर अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो विधायक है वो एकनाथ शिंदे के पास है, और बिल्कुल वही स्थिति एनसीपी में अजीत पवार के साथ, मतलब शरद पवार के खिलाफ बहुत ज्यादा संख्या में अजीत पवार की तरफ लोग चले गए हैं। तो संख्या के विधायकों की संख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो कहीं के नहीं रहे। इस तरह की स्थिति है। कुछ 14-15, 10-11 लोग साथ में अगर रहे तो उससे जितनी भी ताकत बनती होगी उतनी ही ताकत है। तो काफी डिप्लीटेड स्ट्रेंथ के साथ में अभी वो कांग्रेस के साथ में उनका एक अलायंस है, जो एक बहुत ही ताकतवर एक अलायंस हुआ करता था एक साल पहले तक, जब ये दोनों पार्टियों में फूट नहीं पड़ी थी। उससे पहले ये बहुत ताकतवर एक अलायंस दिख रहा था, और बिल्कुल इस तरह का एक चित्र बन गया था कि अभी तो लोकसभा में बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर का स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो वहाँ से अगर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिलता है तो फिर बीजेपी का जो 2024 में फिर से सत्ता में आने का जो सपना है वो तो चूर-चूर हो जाएगा। इस तरह का एक अंदाज़ लगाया जा रहा था, लेकिन अभी एनसीपी में और शिवसेना में उनके 2 फाड़ करने के बाद बीजेपी अभी महाराष्ट्र में फिर से कंटेंशन में आ गई है। ये अब ये नहीं बता सकते कि वो कितना सीटें लेगी। क्या मतलब वो 2019 का जो उनका रिकॉर्ड है वो तोड़ सकेगी? मुझे उसके बारे में संदेह है। उतनी सीटें तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो काफ़ी सीटें ले सकती है। इस तरह की स्थिति में तो बीजेपी आज है, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को मिलाकर। इसमें तो कोई शक नहीं। कोई इस मुगालते में ना रहे कि भई महाविकास आघाड़ी जो है वो बाजी मार ले जाएगी। वो स्थिति अभी नहीं रही है। लेकिन क्या शरद पवार इस इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे या फिर वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? ये भी सवाल पूछा जाता है हमेशा। और शरद पवार खुद तो नहीं जाते हैं, ये बात उन्होंने बार बार सिद्ध की है। वो खुद तो नहीं जाते हैं, लेकिन कई लोगों को इस बात की आशंका होती है कि ये तो उनका किया किया कराया है, ये तो सारे जो गए हैं एनसीपी को छोड़कर वो तो उनके ही इशारे पे गए, ऐसा भी मानने वाला एक सेक्शन है। मैं ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, अभी वो एक लिमिट के बाहर चले गए। मतलब अगर ये मिली-जुली कुश्ती होती तो इस तरह की बातें एक दूसरे के बारे में वो नहीं कहते। इतनी जली-कटी बातें जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, वो नहीं कहते। और जहाँ तक लोगों के सपोर्ट का सवाल है, बीच में अभी अभी नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र विधिमंडल का, और उसमें उनके जो भतीजे हैं उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, जो यात्रा जिसका कल्मिनेशन नागपुर में है, और उसमें माना जाता है कि उसको बहुत बड़ी तादाद में
शरद पवार के वो जो भतीजे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग उस यात्रा में शामिल हुए थे। अब विदर्भ जैसे एरिया में वो यात्रा निकालते हैं और विदर्भ में अगर इतना रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि विदर्भ में तो शरद पवार की ताकत लगभग नहीं के बराबर है। उन्होंने कभी कोशिश भी नहीं की विदर्भ में अपनी पैठ बनाएँ। और विदर्भ के बारे में एक तरह से उनको कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंटेम्प्ट ही रहा है, वो स्टेटहुड वाला जो इश्यू है उसको लेकर। वो बहुत ज़्यादा विदर्भ में उन्होंने कभी कॉन्संट्रेट किया ही नहीं, उसके बावजूद अगर इस तरह का रिस्पॉन्स उस यात्रा को मिला है, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं लोगों के मन में उनके प्रति एक आस्था आज भी है, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन वो वोटों में कितना कन्वर्ट होगा, सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, हमें पता नहीं है। भाई ये बात अगर आप सारे फैक्टर्स इकट्ठा देख लें, तो ये बात स्पष्ट है कि महाविकास आघाड़ी की वो ताकत अभी नहीं है महाराष्ट्र में, जो 1 साल पहले थी, 1.5 साल पहले थी। उस समय बिल्कुल ये लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी बाजी ले जाएगी, लेकिन आज ऐसा कहना बहुत धैर्य का काम होगा। वो धैर्य मैं नहीं दिखा सकता। जहाँ तक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का सवाल है, मुझे लगता है कि आपने कहा कि इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा वो पता नहीं वो जो आचार संहिता लगेगी, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उसमें इनका जो राम मंदिर वाला प्रोग्राम है, क्या वो वायलेट करेगा? तो नहीं इसलिए करेगा शायद सर, वो नहीं प्रोग्राम करा, नहीं करेगा। हाँ, धार्मिक स्थलों में जाने के ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। आप किस रूप में जाते हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है सर। नहीं पहले से तय है उनका, इसलिए शायद वो ये वायलेशन तय नहीं नहीं सर, होगा और अदरवाइज भी इलेक्शन के दौरान भी आप मंदिर जा सकते हो, किसी भी काम से जा सकते हो, नहीं अपने मंदिर धार्मिक नहीं जा प्रयोजन सकते, से जा सकते हो, लेकिन कोई एक कोई पार्टी पाबंदी नहीं है। पार्टी नहीं, नहीं पार्टी के प्रोग्राम के तहत आप अगर ये कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम तो पहले से ही तय है, उसकी रूपरेखा पहले से बनी हुई है। तो अगर उस वो जो कैंपेन है राम मंदिर का उसके तुरंत बाद अप्रैल में इलेक्शन लेने के बजाय अगर वो फरवरी में इलेक्शन ले लेते हैं, तो उसका उनको फायदा हो सकता है। क्योंकि वो अपने चरम सीमा पर रहेगा, वो राम मंदिर वाला जो कैंपेन है और भावनाएँ जो है वो भी अपनी चरम सीमा पर रहेगी। उसका फ़ायदा उठाकर हो सकता है फरवरी में ही ले लें। अब तो जिस तेज़ गति से वो रामनाथ कोविंद वाले कमिटी की बैठकें हो रही है और उसमें बातें आगे बढ़ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि वन नेशन वन इलेक्शन भी करवा दें। मुझे तो उस बात की भी आशंका हो रही है एक अभी। प्रश्न मेरे दिमाग में था, नार्वेकर को बार-बार जी, एक्सटेंशन मिलता चला जा रहा है। क्या कुछ ऐसा है हाँ, कि अक्टूबर में तो वैसे भी इलेक्शंस हैं, तो साथ में फडणवीस हुँ, साहब जाते हैं कि इसको डिसॉल्व कर दो जी, और लोकसभा के साथ महाराष्ट्र के इलेक्शन कर लो, ताकि वो डिस्क्वालिफिकेशन उसकी का मुद्दा ही बेकार हो जाए सर। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नार्वेकर उसको अगले अक्टूबर तक तो ले नहीं जा सकते जब महाराष्ट्र का इलेक्शन शेड्यूल्ड है, वहाँ तक तो नहीं ले जा सकते। तो इलेक्शन ही प्रीपोन कर दिया जाए और वो मामला वहाँ इलेक्शन के साथ-साथ को-टर्मिनस हो जाए। इस तरह का एक खेल वो खेल सकते हैं। ये मैं भी मुझे भी इस बात की आशंका है, ये हो सकता है बिल्कुल और सिर्फ़ ये उनको देखना पड़ेगा कि क्या महाराष्ट्र में उनके लिए अभी वातावरण जो है वो कंडीसिव है या नहीं? क्योंकि महाराष्ट्र में जो अभी एक कास्ट पोलराइज़ेशन हो गया है, मराठा वर्सेस ओबीसी, तो उसका भी गणित उनको बिठाना पड़ेगा बराबर। वो ठीक, ओबीसी को अपने साथ लेकर चल रहे हैं अभी, बीजेपी की ठीक, स्ट्रैटेजी ओबीसी को अपने साथ लेकर चलने की है, लेकिन वो मराठा पॉपुलेशन भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। तो वो जी, मराठा पॉपुलेशन को एंटागोनाइज़ नहीं कर सकते। तो बीजेपी के लिए बहुत दुविधा की स्थिति उस फ्रंट पर तो है। कास्ट जी, पोलराइजेशन के फ्रंट पर तो है। उसको वो जी, किस तरह से उसको वो टैकल करते हैं मुझे पता नहीं। अभी 24 जी, तारीख को फिर से वो जरंगे पाटिल का डेडलाइन 23 तारीख को खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 1 घंटा भी हम ऊपर का नहीं देंगे आपको। तो अभी ये स्थिति क्या करवट लेती है कास्ट पोलराइजेशन की, इसका आज किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। इसलिए जी, वो इलेक्शन प्रीपोन करेंगे या नहीं है, ये भी उस बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए थोड़ा-सा एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉल होगा, लेकिन वो जी ले सर, सकते हैं। वो देखिए, जी सर, वो जी क्या सर, कर कुछ भी कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम जी, बिल्कुल नहीं कह सकते कि वो नहीं कर जी सकते, बिल्कुल, ऐसा नहीं कह सकते। जी। तो देखते हैं अभी